गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं 24 जून के सभी करंट अफेयर को। आज के इस सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी फैक्ट को ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर आज का होने वाला है, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप इसे कलेक्ट कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे। तो अंग्रेजी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? सेकेंड, स्मृति वन भूकंप स्मारक म्यूजियम भारत के किस राज्य में स्थित है? और दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। तब तक हम चलते हैं हमारे पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर 24 जून के। असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर पर अंबुबाची मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो देखिए, अंबुबाची का मेला किस राज्य में है? पहला क्वेश्चन तो ये तो भारत के असम राज्य में है। गुवाहाटी से 8-10 किलोमीटर दूर पड़ता है असम राज्य में अंबुबाची। यहां पर कामाख्या देवी मंदिर में अंबुबाची का मेला आयोजित किया जाता है। काफी फेमस है, काफी फेमस प्लेस भी है। 51 शक्तिपीठों में से एक है कामाख्या देवी मंदिर। ठीक है, यह जो मंदिर हमें देखने को मिलेगा नीलांचल पर्वत पर देखने को मिल जाएगा। आंसर हो जाएगा आंसर डी। ओके, कैमूर पर्वत की बात करें तो विंध्याचल का पूर्वी हिस्सा कैमूर है मध्य प्रदेश में, यहीं पर त्रिकुटा पर्वत भी स्थित है। और नीलगिरी की बात करते हैं तो यह पहाड़ी हमको दक्षिण भारत में देखने को मिलती है। तो नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी मंदिर स्थित है असम के गुवाहाटी में। ठीक है, यहीं पर अंबुबाची का मेला 22 जून को शुरू हुआ है। 51 शक्तिपीठों में से एक है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। अंबुबाची के मेले के आयोजन के समय नॉर्मली मंदिर बंद होता है। अंबुबाची का अर्थ होता है पानी से बात करना, क्योंकि क्या होता है इस महीने में जो बारिश होती है, क्योंकि बारिश का माह है, तो बारिश धरती को उपजाऊ और प्रजनन के लिए तैयार बनाती है। और इसके अलावा इस समय सभी कृषि कार्यों को भी बंद रखा जाता है। फसलों की बुआई, खेतों की जुताई, बुआई, ये सब बंद रखे जाते हैं जब अंबुबाची का मेला आयोजित किया जाता है असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर पर। ओके, तो किस पर्वत पर स्थित है? क्वेश्चन हमारा ये है, तो ये नीलांचल पर्वत पर स्थित है असम में कामाख्या देवी मंदिर, और यहीं पर आयोजित किया जा रहा है अंबुबाची का मेला। पहला क्वेश्चन यहां पर हमको क्लियर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पर आइए। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू किया गया। यह संसद में कब पारित किया गया था? तो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम है जो कि कंप्यूटर के थ्रू ऑनलाइन होती है, उन सभी में छेड़छाड़ करने वाले, पेपर लीक करने वाले, है ना, किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी करने वालों को सजा के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 में हाल ही में लागू किया गया है, और इसे पार्लियामेंट ने पारित किया था फरवरी 2024 में। देखिए, लोक परीक्षा कानून पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, ठीक है, जिसे पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के नाम से भी जाना जाता है, फरवरी 2024 में राज्यसभा और लोकसभा में इसे पारित किया गया था। देखिए, अभी आपको पता है नीट और जेई की एग्जाम में, एक आध दो एग्जाम में अभी थोड़ा सा विवाद भी हुआ है, तो ऐसे समय में इस कानून को अब लागू किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जितनी भी एग्जाम्स होती है, कंप्यूटर आधारित जितनी भी परीक्षाएं होती है, उन पर यह एक्ट अब लागू रहेगा। देखिए, काफी सारे इसमें क्लॉजेस हैं, लेकिन मेन मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसके तहत पेपर लीक करने वाले, आंसर शीट से छेड़छाड़ करने वालों को 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। और अगर यह धोखाधड़ी किसी ग्रुप के द्वारा की जाती है तो फिर 1 करोड़ रुपए तक का सजा का या फिर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इस कानून का उद्देश्य क्या है? देखिए, केवल इनमें अभ्यर्थियों को बाहर रखा गया है इस एक्ट से, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस एक्ट के दायरे से बाहर रखा गया है। ये जो एक्ट है ये लागू होगा नॉर्मली संस्थाओं पर, ऑर्गेनाइजेशंस पर, अदर जो लोग हैं उन पर। अभ्यर्थी जो हैं उनके भविष्य के साथ जो भी खिलवाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ यह कानून लाया गया है।
ठीक है, कानून का नाम देखने जाते हैं हम तो लोक परीक्षा कानून, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे आधी रात को लागू किया है, एक दिन पहले, और इसे पार्लियामेंट में फरवरी 2024 में पारित किया जा चुका था। डन। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे दे देता हूं। तो आप सभी के लिए देखिए, इंडियन इकोनॉमी की ई बुक अवेलेबल है काफी नॉमिनल चार्जेस में, लेकिन अभी केवल देखिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए ही अवेलेबल है। काफी नॉमिनल चार्जेस हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इंडियन पॉलिटी की इस बुक को अवेल कर सकते हैं। 15+ टॉपिक आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे इकोनॉमी के, जहां से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए नॉमिनल चार्जेस में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में जाकर, और वहां से आप डायरेक्ट उसे अवेल कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, थावर चंद गहलोत ने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का इनॉग्रेशन कहां किया? तो नेशनल योगा ओलंपियाड 2024 का इनॉग्रेशन थावर चंद गहलोत ने किया है मैसूर में। आपको थावर चंद गहलोत क्या नाम पता होना चाहिए, कर्नाटक राज्य के राज्यपाल हैं। तो मैसूर में इन्होंने नेशनल योगा ओलंपियाड का हाल ही में इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, केंद्रीय जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है और इसके अलावा NCERT, इन्होंने संयुक्त रूप से 3 दिवसीय नेशनल योगा ओलंपियाड का आयोजन किया है मैसूर में। ठीक है, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी 2024 में नेशनल योगा ओलंपियाड की थीम है। इस थीम में जो ओलंपियाड हो रहा है, इसमें देखिए मैसूर में 500 से ज्यादा स्टूडेंट और इसके साथ करीब 100 से ज्यादा शिक्षकों ने भाग लिया है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो योग अभ्यास की समझ को विकसित करना, योगा के बारे में अवेयरनेस फैलाना, ताकि बच्चे योग को सीखें और उनके शारीरिक, मानसिक, है ना, मेंटली हेल्दी रहें, फिजिकली हेल्दी रहें, भावनात्मक रूप से हेल्दी रहें। यह उद्देश्य नेशनल योगा ओलंपियाड को आयोजित किए जाने का। आयोजन हुआ है कर्नाटक के मैसूर में हाल ही में। 3 दिन आयोजित किया गया है, 3 दिन तक इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, ओके। हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की टीम ने पहली बार किस उद्यान में धारीदार सिसिलियन की नई प्रजाति की खोज की है? एक उभयचर प्राणी है, सांप की तरह दिखाई देने वाला उभयचर प्राणी। ठीक है, तो हाल ही में विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार धारीदार सिसिलियन की नई प्रजाति की खोज की है काजीरंगा नेशनल पार्क में। आंसर बी। किस राज्य में आपको पता है? ये भारत के असम राज्य में। असम राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, तो यहां पर धारीदार सिसिलियन को हाल ही में खोजा गया है। उभयचरों और छिपकलियों जैसे सरीसृपों पर एक केंद्रीय सर्वेक्षण हुआ था इस नेशनल पार्क में, और पहली बार धारीदार सिसिलियन की प्रजाति को यहां पर खोजा गया। अगर आप इमेज देखेंगे तो ये सांप की तरह आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, सिसिलियन अंगहीन सर्पाकार उभयचर प्राणी हैं जो मुख्यतः भूमिगत या जलीय वातावरण में रहते हैं, या तो भूमि के अंदर या फिर पानी के अंदर इनकी मौजूदगी देखने को मिलती है। ठीक है, तो कहां खोजा गया इनको? हाल ही में धारीदार सिसिलियन को खोजा गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में। साइंटिस्टों की टीम ने काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। मणिपुर में कितनी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है? तो मणिपुर में वर्तमान में 6 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में देखिए मणिपुर की जो 6 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, यहां पर इलेक्शन होने थे, लेकिन मैतेई और जो उनके अपोनेंट है, जो जनजातियां हैं, जो लोग हैं मणिपुर में, वहां के जो मूल निवासी है, ऐसा कहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वहां के जो मूल निवासी है, उन्होंने इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन को रोकने की बात कही, और इन्होंने कहा है कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 6th शेड्यूल में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, आपको पता है 6th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 4 राज्यों के बारे में प्रावधान करती है, असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। इन 4 राज्यों के ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, देखिए जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात है उसमें, तो वहां पर उनके प्रशासन के लिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात है। अब मणिपुर में जो ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है 6, ये एक्चुअल में मणिपुर जिला परिषद अधिनियम 1971 के माध्यम से गठित की गई थी।
ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अब मैतेई और कुकी, ना कुकी है ना, आई थिंक, ओके, मैतेई और कुकी ये चाहते हैं कि अभी इनके इलेक्शन को रोका जाए और भैया इनको कॉन्स्टिट्यूशन में दर्जा दिया जाए, ठीक है ना। एडीसी को, जो स्वायत्त जिला परिषद है उनको। भारत देखिए 6 तरह की एडीजी हमको देखने को, एडीसी हमको देखने को मिलती है, काउंसिल, ठीक है। स्वायत्त जिला परिषद कहां पर, मणिपुर में। मणिपुर में जो एडीसी है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, और जो 6th शेड्यूल में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उसमें अंतर है। ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनको मान्यता प्राप्त है, लेकिन इनको अधिनियम पास करके मान्यता दी गई है। देखिए मणिपुर की जो एडीसी है उनको राज्य विधानमंडल के द्वारा शक्ति मिलती है, राज्य विधानसभा के द्वारा शक्ति मिलती है। लेकिन जो 6th शेड्यूल में एडीसी है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244 में शक्तियां दी गई है। इसके अलावा विधायी शक्तियों की बात करें तो जो मणिपुर की एडीसी है, ये विवाह, तलाक या सामाजिक रीति रिवाज, इनके मामलों में ही डिसीजन ले सकती है। लेकिन जो 6th शेड्यूल में एडीसी है, जो असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम में देखने को मिलती है, तो यहां की बात करते हैं। देखिए पहले इसको समझ लेते हैं। असम, मेघालय, क्लियर कर लेना एक बार, शायद मैंने आपको असम, मेघालय, मणिपुर बोल दिया, इसको क्लियर करना। ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, स्लिप हो गया माइंड से। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इस वर्ड को याद रखना। अब मेरे मुंह से अगर मणिपुर निकल जाए तो उसको साइड कर देना, ठीक है ना। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में, और इसके लिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात की गई है। मणिपुर में जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है 6, ठीक है ना, वो अधिनियम के माध्यम से, उनके अधिकार थोड़े सीमित है। जैसे कि देखो शक्ति इनको संविधान के थ्रू मिल रही है, और मणिपुर में जो एडीसी है उनको राज्य की विधानसभा से मिल रही है। विधायी शक्तियां इनके पास लिमिटेड है, इनके पास ज्यादा है। वित्तीय शक्तियों की बात करें तो इनको राज्य सरकार पर निर्भर है ये पैसों के मामले में, जबकि इन्हें केंद्र के द्वारा अनुदान मिलता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेखित है, ठीक है। तो मणिपुर में 6 है, मैतेई और कुकी ये बात कर रहे हैं कि भैया संविधान में शामिल करो, उसके बाद इलेक्शन करवाओ। भारतीय संविधान में देखो 6ठी अनुसूची में 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात की गई है 4 राज्यों में, असम में 3, मेघालय में 3, त्रिपुरा में 1 और मिजोरम में 3, ठीक है। ये संवैधानिक है, और मणिपुर में अधिनियम के माध्यम से बाद में कानून लाकर पार्लियामेंट में उनको पावर दिया गया। तो ठीक है, 6 है, ध्यान रखना। मणिपुर में कितनी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, तो वर्तमान में 6 है। और पूर्वोत्तर राज्य जो बाकी बचते हैं, जो 6th शेड्यूल में, वहां पर 10 है टोटल, ठीक है। 10 हो गई ना, 3 3 6, 3 3 9, और 1 है हमारे पास त्रिपुरा में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वें MIFF 2024 में गोल्डन कॉन्क अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो देखिए गोल्डन कॉन्क अवार्ड की बात करें, पहले तो यह समझें कि MIFF क्या है। तो MIFF की बात करें तो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, हमने काफी बार बात की है, 8वां संस्करण है, 18th संस्करण, आयोजन मुंबई में हुआ है। यहां पर गोल्डन कॉन्क अवार्ड जीता है हाल ही में द गोल्डन थ्रेड, ठीक है ना, इस फिल्म ने। आंसर हो जाएगा आंसर ए। डिटेल देखते हैं। भारतीय फिल्म है द गोल्डन थ्रेड, 8वें मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में इसने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए गोल्डन कॉन्क पुरस्कार जीता है। इसके अलावा एस्टोनियाई फिल्म है सॉर मिल्क, इसने बेस्ट इंटरनेशनल लघु कथा के लिए सिल्वर कॉन्क अवार्ड जीता है। तो इंडियन मूवी को याद रखो, गोल्डन कॉन्क अवार्ड मिला है। इसके अलावा एक पोलिश फिल्म है पोलैंड की, जीमा, इसने बेस्ट इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्क अवार्ड जीता है। और 6A आकाशगंगा, इस मूवी ने बेस्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्क अवार्ड अपने नाम किया, ठीक है। तो गोल्डन अलग अलग अवार्ड है, एक है सिल्वर कॉन्क अवार्ड और एक है गोल्डन कॉन्क अवार्ड, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन किस पे था? हमारा क्वेश्चन था गोल्डन कॉन्क अवार्ड
18th MIFF मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस इंडियन मूवी को दिया गया? तो द गोल्डन थ्रेड को दिया गया। किस श्रेणी में? तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की श्रेणी में। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना, पॉज करके एक बार पढ़ लेना अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है। द गोल्डन थ्रेड, ठीक है, इसकी हो सकता है डायरेक्टर पूछे कभी, तो डायरेक्टर है यहां पर निष्ठा जैन इस मूवी के। ठीक है ना। 1990 में मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन की शुरुआत की गई थी। भारत में एनिमेटेड मूवी, शॉर्ट मूवी, डॉक्यूमेंट्री मूवी को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान करना मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। शुरुआत की गई थी 1990 में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया? तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई थी 4 जनवरी 2023 में। आंसर हो जाएगा आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 4 जनवरी 2023 को इसे शुरू किया गया था। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इसका जो साइट प्रोग्राम है उसके तहत उर्वरक क्षेत्र के लिए जो आवंटन है उसको बढ़ाया गया है। देखिए, उर्वरक क्षेत्र के लिए आवंटन को 55 लाख टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 75 लाख टन प्रति वर्ष हरित अमोनिया किया गया है, किसानों के उद्धार के लिए और हरित अमोनिया को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या है? 2030 तक देश में 5 मिलियन टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना, इसकी क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करना नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लागू किए जाने का मुख्य उद्देश्य। और अब उर्वरक क्षेत्र में इस मिशन के तहत आवंटन को बढ़ाया गया है। 4 जनवरी 2023 को इसे लॉन्च किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और इसके तहत 2029-30 तक के फाइनेंशियल ईयर तक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 19,744 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी गई थी। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना और क्लीन एनर्जी के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करना नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना, भारत में स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों में योगदान देना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम को बढ़ावा देना, इसके अलग अलग लाभ है अलग अलग आधार पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। हाल ही में खबरों में रही ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति स्वामी और परनीत कौर किस खेल से जुड़ी? तो ज्योति सुरेखा वेन्नम अदिति गोस्वामी नहीं है, अदिति स्वामी है। ठीक है ना, अदिति स्वामी और परनीत कौर। ठीक है, इन तीनों की बात करें तो ये आर्चरी मतलब तीरंदाजी से संबंधित खिलाड़ी है। आंसर सी। यहां पर आप तीनों की इमेज देख सकते हैं। अब बात आएगी कि अभी ये टीम जो आर्चरी की टीम है सुर्खियों में क्यों है? तो आर्चरी वर्ल्ड कप जो कि अलग अलग चरण या फेज में आयोजित किया जाता है, आर्चरी वर्ल्ड कप, उसमें महिला तीरंदाजी की इस टीम ने, जिसमें ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति स्वामी और परनीत कौर शामिल है। ठीक है, इन्होंने स्वर्ण पदक की हैट्रिक हासिल की है। देखिए क्या होता है कि आर्चरी वर्ल्ड कप अलग अलग फेजेस में आयोजित किया जाता है। 4 फेज होते हैं और 5वां होता है फाइनल। ठीक है, लेकिन इस साल क्या हुआ है, क्योंकि ओलंपिक है, पेरिस ओलंपिक, तो 3 फेज और एक फाइनल में इसको आयोजित किया जाएगा। तो 3 जो फेज हो चुके हैं ना, एक देखो अभी आगे बात करता हूं 3 फेज कहां हुए। 3 फेज में इन्होंने तीनों फेज में गोल्ड मेडल आर्चरी में टीम इवेंट में हासिल किया और हैट्रिक बनाई। ठीक है ना, देखो अभी जो तीसरा चरण है वो आयोजित किया गया है अंताल्या में। अंताल्या में आयोजित तीसरे चरण में एस्टोनिया के खिलाफ इन्होंने जीत हासिल की और आर्चरी के टीम इवेंट में गोल्ड हासिल किया। भारतीय कंपाउंड महिला तीरंदाजी टीम है इन तीनों की। ठीक है, देखिए महिला कंपाउंड ने पहले ही अप्रैल और मई में क्रमशः, अप्रैल में जो फर्स्ट फेज हुआ था वो शंघाई में हुआ था और सेकेंड फेज हुआ था येचियोन में, और अब तीसरा फेज हुआ है कहां पर? अंताल्या में। तीनों ही फेज में गोल्ड अपने नाम किया है आर्चरी में टीम इवेंट में। ठीक है ना, तो विश्व कप के चरण 1 और 2 में ये पहले ही गोल्ड जीत चुके हैं और अब ये तीसरा गोल्ड जीता है। देखो अप्रैल में शंघाई में आयोजित किया गया था, फिर याचियोन में, फिर अंताल्या में और फिर मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा फाइनल।
तो 3 गोल्ड आ चुके हैं, 3 हैट्रिक, 3 गोल्ड की हैट्रिक इन्होंने बना ली है। ओके, तो तीरंदाजी वर्ल्ड कप तीरंदाजी का वार्षिक अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है, 2016 में शुरू किया गया था। 4 फेज और एक फाइनल के रूप में आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार इसके केवल 3 चरण है और एक फाइनल है। ठीक है, तो फाइनल कहां आयोजित किया जाएगा? तो फाइनल आयोजित किया जाने वाला है इस साल मैक्सिको में, आर्चरी वर्ल्ड कप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैष्णव पुष्टि मार्ग संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो वैष्णव पुष्टि मार्ग संप्रदाय के संस्थापक की बात करें तो यह है वल्लभाचार्य। वैष्णव पुष्टि मार्ग संप्रदाय अभी सुर्खियों में क्यों है? तो देखिए, अभी एक मूवी रिलीज होने वाली है, एक नेटफ्लिक्स पर है, हिंदी मूवी महाराज। गुजरात हाईकोर्ट ने पहले इसकी रिलीज पर स्टे लगाया था। अब अदालत ने इस मूवी की रिलीज की अनुमति दी है और कहा है कि वैष्णव पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अनुयायियों की भावनाओं को यह मूवी आहत नहीं करती है, किसी प्रकार से वॉयलेट नहीं करती है, और अब इसको रिलीज होने दिया जाए। तो वैष्णव पुष्टि मार्ग संप्रदाय का जो दल है ना, गया था कोर्ट इस पर, हाँ, महाराज मूवी पर रोक लगाने के लिए। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन बना है कि वैष्णव पुष्टि मार्ग संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो वल्लभाचार्य, ध्यान रखना है ना। मूवी कौन सी है? महाराज, अब रिलीज होगी है नेटफ्लिक्स पर। देखिए, ये मूवी जो बेस्ड है ना, वो लिबेल केस पर, महाराज लिबेल केस पर बेस्ड है। ये एक समाज सुधारक करसन दास मूल जी का केस है। ठीक है ना, इन्होंने एक्चुअल में इन्होंने कुछ एलिगेशन लगाए थे पंडितों पर, और बाद में पंडितों ने इनके ऊपर एक वो लगा दिया था, डिफेमेनेशन का केस लगा दिया था। तो इन्होंने, करसन दास मूल जी ने केस को लड़ा था खुद, और ये बाद में जीत भी गए थे। इनका जन्म हुआ है बॉम्बे में, 1832 में इनका जन्म हुआ था। गुजराती ज्ञान प्रसारक मंडली के भी ये सदस्य रह चुके हैं। ठीक है ना, तो अब जो महाराज मूवी है जो इस केस से संबंधित है वो रिलीज होगी। यहां पर अगर हम करसन दास मूल जी का थोड़ा सा और जीवन देखते हैं तो दादा भाई नौरोजी का जो एंग्लो गुजराती समाचार पत्र है, ठीक है ना, राष्ट्र गोफ्तार, इसमें भी ये लेख लिखते थे। खुद की भी स्वयं की पत्रिका सत्य प्रकाश के नाम से इन्होंने लॉन्च की थी। तो खुद भी वैष्णव थे, वैष्णव संप्रदाय के थे, स्वयं एक वैष्णव थे, और फिर भी इन्होंने एलिगेशन लगाए थे। ठीक है ना, बंबई के सर्वोच्च न्यायालय में 1862, ठीक है, 1862 में ये केस आया था। 1862 में प्रसिद्ध महाराज लिबेल केस में सफलतापूर्वक इन्होंने अपना बचाव किया था और ये केस इन्होंने जीता था। ठीक है, संस्थापक हमारा वैष्णव, जो क्वेश्चन था हमारा, ये था हमारा वैष्णव पुष्टि मार्ग संप्रदाय। तो यहां से क्वेश्चन यही है कि इस मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो ये वल्लभाचार्य थे, ध्यान रखना। ठीक है ना, अदर कुछ और चीजें भी पूछी जा सकती है। ठीक है, वल्लभाचार्य से तो क्वेश्चन आ ही सकता है, वैष्णव पुष्टि मार्ग संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य। कुछ और संप्रदाय या दर्शन से भी हमें क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, यहां पर याद रखना, पुष्टि मार्ग संप्रदाय को ही वल्लभ संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। अद्वैत दर्शन से क्वेश्चन आता है, इसके संस्थापक कौन? तो आदि शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैत के संस्थापक रामानुज, द्वैत के संस्थापक माधवाचार्य, और द्वैत के संस्थापक निम्बाकाचार्य। और इसके अलावा शुद्ध द्वैत के संस्थापक वल्लभाचार्य, और अचित्य भेद अभेद के संस्थापक है चैतन्य महाप्रभु। ये कुछ दर्शन है जो कि आपको याद रखने चाहिए। नॉर्मली पीसीएस में यहां से क्वेश्चन आते हैं कि किसका दर्शन है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। लास्ट क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर का। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया? तो समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाला देश है नामीबिया। कौन है? नामीबिया। आंसर हो जाएगा आंसर डी। ठीक है ना, आपको पता है यहां पर नामीबिया ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया, लेकिन वैवाहिक मान्यता नहीं दी है, ध्यान रखना। तो नामीबिया की शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। अफ्रीका का दूसरा ऐसा देश है, इसके पहले दक्षिण अफ्रीका भी समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर चुका है। अब नामीबिया का ये जो स्टेप है, ये कहीं ना कहीं LGBTQ+ जो कम्युनिटी है उनके जो अधिकार है उनको संरक्षित करने की तरफ एक कदम है। ठीक है ना,
आपको पता होना चाहिए कुछ सेशंस पहले हमने थाईलैंड की बात की थी। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश है। विवाह को ही वैध बनाया, समझना। देखो, एक होता है कि समलैंगिक संबंधों को अवैध की श्रेणी से बाहर करना, ठीक है, और एक है कि भाई समलैंगिक विवाह को ही वैध बना देना। तो नामीबिया ने विवाह को वैध नहीं बनाया, लेकिन जो अवैध रूप से समलैंगिक संबंध जो अवैध माने जाते थे उनको जो था वो हटा दिया, ठीक है ना। पर थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह को ही वैध किया है अभी। एशिया का पहला, दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला और नेपाल और ताइवान के बाद एशिया का तीसरा देश है ये जिसने समलैंगिक विवाह को वैध मान्यता दी है। कौन? थाईलैंड, ठीक है। LGBTQ+ अधिकारों की वकालत करने वाले मानवाधिकार जो अभियान है उसमें एक और देश जुड़ गया है, थाईलैंड, जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। वैसे पहले से ही 36 देश ऐसे थे जो कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देते थे। थाईलैंड 37वां देश है, ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर जो भी आपको ग्रीन दिख रहे हैं ये सारे देश वो हैं जिन्होंने मान्यता दे रखी है सेम सेक्स मैरिज को। ओके, भारत का क्या स्टैंड है? तो देखिए, भारत ने एक केस था सुप्रीम कोर्ट में नवतेज सिंह जौहर मामले में 2018 में आईपीसी की धारा 377 जो कि समलैंगिक जो संबंध थे उनको अवैध घोषित करती थी, उसको हटा दिया था, अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। लेकिन आगे चलकर जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़, उनकी अध्यक्षता वाली 5 जजों की एक बेंच ने 2023 में समलैंगिक विवाह को वैध नहीं माना था। समलैंगिक विवाह को इन्होंने अवैध माना था। मतलब समलैंगिक संबंध हमारे यहां पर वैध है, समलैंगिक संबंध उसको अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, लेकिन समलैंगिक विवाह को हमने मान्यता नहीं दी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर हमारे 24 जून के सभी करंट अफेयर इजीली हमारे क्लियर हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन का आंसर एक बार फिर रिपीट करते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा? हाल ही में किस देश ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है? अफ्रीका का देश है नामीबिया, ठीक है। तो 24 जून के सभी करंट अफेयर यहां पर क्लियर हो जाते हैं। अब आ जाइए लास्ट डे के करंट अफेयर को यहां पर हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्या था? 8वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? कौन है ये? भर्तृहरि मेहताब, आंसर सी। सेकंड देखें, कैबिनेट द्वारा वधावन बंदरगाह परियोजना को मंजूरी दी गई, किस राज्य में स्थित है? तो यह है भारत के महाराष्ट्र राज्य में। आगे, पद्म भूषण से सम्मानित नर्तक CV चंद्रशेखर का निधन हो गया। यह संबंधित थे भरतनाट्यम नृत्य से। इसके बाद भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो कौन है ये? लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी, आंसर डी, ठीक है, उप प्रमुख। ओके, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 23 जून को। ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किए गए रॉबर्ट कॉस्टेंस। हाल ही में पूर्वी घाट पर साप नदी में पाए जाने वाले गोल्फोनेमाइड डायटम की खोज की गई, इसका नाम क्या रखा गया? तो इंडिकोनिमा, आंसर ए। T20 वर्ल्ड कप 2024 में पहली विकेट हैट्रिक किसके द्वारा ली गई? पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। आगे, यूनिसेफ और हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2021 में वायु प्रदूषण से भारत में कितनी मौतें हुई? तो यह है 23 लाख। लास्ट क्वेश्चन क्या था? ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है रशिया में, आंसर बी। ओके, तो यहां पर रिवीजन हो गए हमारे लास्ट डे के सारे करंट अफेयर। अब आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। आंसर बहुत लोगों ने किया है, लेकिन जो मिड वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछे थे ना, उनके आंसर लगभग लोगों के गलत थे। देखते हैं, ITBP के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये है राहुल रजगोत्रा, ठीक है ना। और होन्शु द्वीप कहां स्थित है? तो यह स्थित है जापान में। देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल किस राज्य में खोला गया है? तो यह खोला गया उत्तर प्रदेश में। होन्शु द्वीप कहां का है? जापान का। तो बिल्कुल सही आंसर आया है आकाश का, ठीक है ना। यहां पर अधिकतर स्टूडेंट के आंसर गलत आए। देखिए, मिड वीडियो में मैंने आपसे पूछा था सबसे पहला ब्रिक्स की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, अगर आप 2010 बोलते ना तो भी मैं मान लेता, क्योंकि साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा है और मैंने ब्रिक्स पूछा था
तो 2010 सही हो जाता। लेकिन ब्रिक जो कि अब ब्रिक्स है वो 2006 में स्थापित हुआ था, ध्यान रखना। 4 देश एक साथ आते हैं और सितंबर 2006 में स्थापना करते हैं। 2009 में पहला सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का, तो क्वेश्चन अलग है, ठीक है। और 2010 में जुड़ा था साउथ अफ्रीका। और वर्तमान में मेंबर कंट्री भी सबने 9 या आसपास बताइए, 10 मेंबर कंट्री। 11वीं अर्जेंटीना होती लेकिन वो एंड टाइम पर बाहर हो गया था। तो 10 मेंबर कंट्री है ब्रिक्स की। तो ये है हमारे सारे आंसर। ओके, तो आई होप आपको इजीली पता चला होगा कि कहां हमसे गलती हुई है। तो आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही अच्छे थोड़े डेप्थ में क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे आपको। थोड़ा सा करंट अफेयर आज थोड़ा लेवल का था, तो कोई नहीं, एक बार फिर रिवाइज करके देखेंगे तो आपको इजीली सारी चीजें समझ में आ जाएगी। कल फिर मुलाकात करेंगे कल के सेशन में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार आए हैं तो पीडीएफ क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।